गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम रूसो की जनरल विल के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य इच्छा के संबंध में रूसो के क्या विचार थे। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा है कि रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन करते हैं और इस लोकप्रिय संप्रभुता का जो आधार है, उसका स्रोत है, वह सामान्य इच्छा है। और इसी सामान्य इच्छा को आज हम अपने व्याख्यान में समझने का प्रयास करेंगे। रूसो के अनुसार मनुष्य के अंतर्मन में दो प्रकार की इच्छाएं विद्यमान होती हैं। पहली इच्छा का वो एक्चुअल विल बोलते हैं, दूसरी इच्छा को वो रियल विल बोलते हैं। तो ये दो प्रकार की इच्छाओं का उन्होंने बात की है। एक्चुअल विल क्या होती है? यह वह इच्छा होती है जिसमें स्वार्थता और व्यक्तिगत हित की प्रधानता होती है, अर्थात यह नेगेटिव प्रकृति की इच्छा होती है और यह इच्छा स्वार्थ के ऊपर संकेंद्रित होती है। दूसरी जो इच्छा उन्होंने बताई है वह है रियल विल। रियल विल अर्थात आदर्श इच्छा या वास्तविक इच्छा। यह इच्छा प्रार्थ और सहानुभूति पर आधारित होती है, इसलिए इसमें सामान्य हित यानी कि सार्वजनिक हित की जो भावना है समाहित होती है और यह इच्छा पॉजिटिव नेचर की होती है, सकारात्मक प्रवृत्ति की होती है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा आदर्श इच्छाओं का योग है। जो रियल विल हैं, जो पॉजिटिव प्रकार की इच्छाएं हैं, उनका योग ही सामान्य इच्छा है। यह संपूर्ण समाज की इच्छा है, बहुमत की इच्छा नहीं है। इसमें कुछ संख्या कोई महत्व नहीं रखती। एक व्यक्ति की इच्छा अगर उसमें सामान्य हित का भावना उसमें निहित है तो वह जनरल विल हो सकती है। और अगर बहुसंख्यक जनता की, चाहे वो 90 से 95%, 90 to 95% जनता ही क्यों ना हो, अगर इच्छा ऐसी है जिसमें सामान्य हित की भावना नहीं होती है, जिसमें स्वार्थता का कोई भाव होता है, तो वह इच्छा भी सामान्य इच्छा होने के लायक नहीं है। कहने का मतलब है इस इच्छा का जो आधार है, सामान्य इच्छा का आधार है, वह ये पॉजिटिव प्रकृति की है और इसका एकमात्र उद्देश्य है सामान्य हित, यानी कि सभी का हित, सार्वजनिक हित इसके अंदर समाहित होता है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा की कई विशेषताएं होती हैं। उससे पहले हम देखते हैं टी.एच. ग्रीन का एक कथन जो रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में उन्होंने दिया था। टी.एच. ग्रीन के शब्दों में अगर हम कहें तो सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है। सामान्य इच्छा सामान्य हित की एक सामान्य चेतना है, अर्थात जो सबका जो हित है उसकी एक साझा समझ है, वही सामान्य हित है। तो इस टी.एच. ग्रीन की स्टेटमेंट के साथ में हमें देखते हैं कि रूसो की जो सामान्य इच्छा है उसमें संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसमें उद्देश्य महत्वपूर्ण रहता है, उसका सार महत्वपूर्ण होता है और सार होता है सबकी भलाई। अगर ऐसी इच्छा है तो उसमें संख्यात्मक दृष्टि से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह सामान्य इच्छा है। रूसो की सामान्य इच्छा की कुछ विशेषताएं हैं जो उन्होंने बताई हैं, तो वो हमें देखने की जरूरत है। तो रूसो ने सामान्य इच्छा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहले हम उसको बिंदुवार एक बार पॉइंट आउट करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। सामान्य इच्छा सर्वोच्च है, अर्थात इस इच्छा से ऊपर कोई दूसरा ऐसा प्रबंध नहीं है, कोई दूसरा ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो इससे ऊंचा हो, अर्थात जनरल विल सुप्रीम नेचर की होती है। दूसरा, सामान्य इच्छा निरंकुश है, अर्थात इसके ऊपर, सामान्य इच्छा के ऊपर दूसरे किसी भी प्रकार के संस्था या तंत्र की कोई भी अंकुश इसके ऊपर विद्यमान नहीं है। ये अपनी प्रकृति से ही निरंकुश है, इसको किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तीसरा, सामान्य इच्छा अदेय प्रकृति की है। जो ही इसका, क्योंकि सामान्य इच्छा का जैसे ही इसका हस्तांतरण हो जाता है वैसे ही दूसरे संप्रभु का जन्म हो जाता है। स्वामी की धारणा सामान्य इच्छा की धारणा के विपरीत है,
क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है, इसकी जो पहली विशेषता बताई थी कि यह सर्वोच्च है, लेकिन अगर इसको किसी दूसरे को दे दिया जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि एक दूसरा संप्रभु पैदा हो जाएगा, और यह सामान्य इच्छा की धारणा के विपरीत है। क्योंकि जब समुदाय अपनी सत्ता को त्यागता है तो वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह जिसे वह सौंपी जाती है समूह प्रशासन करने लग जाता है और सामान्य इच्छा का नियंत्रण नहीं रह जाता। अतः इस प्रकार से यह एक अदेय प्रकृति की है। अगली इसकी विशेषता है ये सार्वभौमिक प्रकृति की है, अर्थात जितना पूरे के पूरे समाज के ऊपर सामान्य इच्छा का लागू होती है, इसके पूरे समाज इसके दायरे के अंदर आता है। समाज जिस समाज के अंदर सामान्य इच्छा का रेंज है, उसकी रेंज से बाहर समाज का कोई भी वर्ग विशेष या समूह नहीं हो सकता। ये सर्वव्यापक प्रकृति की होती है। अगली इसकी विशेषता है ये स्थायी है, परमानेंट है। हमने जब इसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई थी तो हमने कहा था कि रूसो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वह परमानेंट नेचर का है, क्योंकि इसको तोड़ने का मतलब है, रूसो द्वारा किया गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का मतलब है कि पुनः प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट जाना, और प्राकृतिक अवस्था के भी तीसरे चरण में। और वह तीसरा चरण वही है जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ थी, डिफरेंसेस थे, डिस्पैरिटीज़ थी, जिसके कारण मजबूर होकर सोशल कॉन्टैक्ट करना पड़ा था। तो ऐसे में उस दिशा में लौटना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। अतः यह जो समझौता है, राज्य का जो निर्माण है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हुआ है, वह परमानेंट नेचर का है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। सामान्य इच्छा कानून का भी स्रोत है। रूसो की धारणा है कि सामान्य इच्छा समूह की सत्य और शुभ इच्छा है तथा कोई भी मानव समुदाय अपने कल्याण के विरुद्ध कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता। अतः सामान्य इच्छा ही कानूनों का स्रोत है, यह न्याय का स्रोत है। अगली विशेषता इसकी यह है कि यह न्याय का स्रोत है। यह नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित, वैध, अवैध का मापदंड है। इस कारण रूसो की जो सामान्य इच्छा है वह न्याय का भी स्रोत है। बार बार इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि सामाजिक समझौता का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि आधिपत्य का अधिकार में तथा प्रवृत्ति में न्याय रूपांतरण हो गया। अधिकारों तथा न्याय का निर्धारण विधि के द्वारा होता है, इसलिए विधि निर्माण सामाजिक संहिता द्वारा उत्पन्न राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है। विधि निर्माण का यह महत्वपूर्ण कार्य सामान्य इच्छा द्वारा ही संपादित किया जाता है, जो समस्त समाज में निहित होता है, जिसे न तो किसी को हस्तांतरित किया जा सकता और न ही इसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता। सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित विधि न्यायपूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी स्वयं अपने प्रति अन्याय नहीं कर सकता और न ही संपूर्ण समाज अपने साथ अन्याय कर सकता। यह सोच है रूसो की, क्योंकि इसके अंदर स्वयं व्यक्ति जब अपने अंदर अपने को निहित मानता है तो यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रति अन्यायपूर्ण नहीं हो सकता। इसी प्रकार कोई भी समाज अपने ही प्रति अन्यायपूर्ण नहीं हो सकता। विधि की अधीनता के बावजूद भी व्यक्ति स्वतंत्र रह सकते हैं, क्योंकि विधि स्वयं उनकी वास्तविक इच्छा की अभिव्यक्ति है, वो कोई अलग नहीं है। जो कानून बना है वो कानून कोई अलग नहीं है, बल्कि वही है जो रूसो ने व्यक्ति की रियल विल को रिप्रेजेंट करने वाली बताया है। इसी प्रकार अगर हम अन्य विशेषताओं की बात करें रूसो की, तो यह प्रशासनिक शक्तियों का भी स्रोत है। अगली विशेषता है कि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी स्रोत है। यह लोकप्रिय संप्रभुता का भी स्रोत है। यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का भी स्रोत है। तो ये सारी विशेषताएं रूसो की सामान्य इच्छा के अंदर निहित हैं। रूसो की सामान्य इच्छा है वह अविभाज्य भी है, यानी कि उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकृति की भी है कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है और यह अविभाज्य होती है। संप्रभुता अविभाज्य है, इसका विभाजन नहीं हो सकता। इसका विभाजन करना, इसका खंडन करना है, इसको नष्ट करना है। यह अवश्य ही संपूर्ण और अविकल रूप में संपूर्ण समाज के पास रहती है। रूसो समाज को
ऑर्गेनिक थ्योरी के रूप में परिभाषित करते हैं, अर्थात सावयव की भांति मानता है। जिस प्रकार जीव अपने व्यक्तित्व को नष्ट किए बिना संप्रभुता को विभाजित नहीं कर सकता, अतः संप्रभुता अविभाज्य है, वह संपूर्ण समाज में रह सकती है और रहनी भी चाहिए। उसे छोटे छोटे समूह में विभक्त नहीं किया जा सकता, जैसा कि आधुनिक बहुलवादी उसे करना चाहते हैं। न ही उसे सरकार के विभिन्न अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका में विभक्त किया जा सकता। उसे विभक्त करना, उसे नष्ट करना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक भाग अन्य भागों के ऊपर अपना अधिकार जताएगा। इसका अर्थ यह होगा कि संप्रभुता अथवा सामान्य इच्छा एक इकाई के रूप में संपूर्ण समाज की इच्छा नहीं रहेंगी। व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका संप्रभुता संपन्न नहीं हो सकती, वे तो सामान्य इच्छा के प्रत्यादेशों का पालन करने का अभिकरण मात्र हैं। संप्रभुता की इस अविभाज्यता के आधार पर ही रूसो राज्य और सरकार में भेद करते हैं। रूसो लिखते हैं कि शासन सामान्य इच्छा की अभिकर्ता है, कि जो सरकार है वह सामान्य इच्छा का एक एजेंट है। संप्रभुता सामान्य इच्छा में होती है। शासन और उसके पदाधिकारी सामान्य इच्छा के उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले मध्यस्थ हैं। इस तरह है शासक संप्रभुता के पदाधिकारी मात्र हैं, जिन्हें संप्रभु प्रच्युत कर सकता है। तो ये अन्य विशेषता है। इसी प्रकार यह अप्रतिनिध्यात्मक प्रकृति की होती है। रूसो प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का कटु आलोचक था। इस व्यवस्था में व्यक्ति निर्वाचन के दौरान ही स्वतंत्र रहते हैं। रूसो छोटे छोटे समुदायों के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक है। रूसो की धारणा है कि सामान्य इच्छा का कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार व्यक्त कर दिया जाए, वह तो नित्य ही चीज है जिसका नित्य नवीनीकरण होना चाहिए। ये संप्रभुता के संबंध में उनके जो विचार थे सामान्य इच्छा को लेकर, ये प्रमुख विशेषताएं उनकी यही रही हैं। एक बार पुनः इसको बिंदुवार हम देखते हैं कि सामान्य इच्छा की किस प्रकार से विशेषताएं रही हैं। तो सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषता है कि यह सर्वोच्च है, यह निरंकुश है, यह अदेय है, यह सार्वभौमिक प्रकृति की है, यह स्थायी है, यह न्याय और प्रशासन का स्रोत है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक है, लोकप्रिय संप्रभुता इसके अंदर समाहित है, यह स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना से ओतप्रोत है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथन देखते हैं विद्वानों ने इसके बारे में क्या है। कुछ विद्वान सामान्य इच्छा की इन विशेषताओं पर बल देते हैं। इनका कहना है कि रूसो की सामान्य इच्छा भी हॉब्स की भांति निरंकुश है, अतः दोनों में समानता अधिक है। अर्थात कुछ विचारक जो सामान्य इच्छा के हैं उसका जब वो व्याख्या करते हैं तो वो उसको निरंकुशता की तरफ यानी कि हॉब्स की तरफ ले जाते हैं, और वो उसके जो प्रारंभिक जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पर ही टिक जाते हैं। लेकिन उसकी जो आखिरी जो विशेषता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकप्रिय संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इनको इग्नोर करते हैं वो। इस श्रेणी में डुगविट, काबा जैसे विचारक महत्वपूर्ण हैं। डुगविट का कथन है कि रूसो की सामान्य इच्छा जैकोबियन से भी अधिक निरंकुश है। क्यों? क्योंकि डुगविट इसके अंदर लोकप्रिय संप्रभुता, इसके अंदर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना और इसके अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विचार को नहीं देखते, उसको इग्नोर करते हैं। अगर इन विशेषताओं में हम अगली तीनों विशेषताओं को लें, लोकप्रिय संप्रभुता, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता तक की सामान्य इच्छा पर बल देते हैं। उनका कहना है, कुछ विचारक इन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। इनका कहना है कि रूसो की सामान्य इच्छा और हॉब्स के लेवियाथन में आधारभूत अंतर है। जहां रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, वहीं हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करना चाहते हैं। इस श्रेणी में सीई वाहन है, और वाहन का इस दिशा में महत्वपूर्ण कथन यह है, रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स का शीश कटा हुआ लेवियाथन है। तो इसका मीनिंग यही है कि इसके अंदर जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं वो ज़्यादा प्रबल हैं। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करते हुए प्रतिनिधि लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। इस संदर्भ में रूसो का कथन है, जैसे ही प्रतिनिधित्व होता है वैसे ही लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। इसलिए जब हम रूसो की सामान्य इच्छा की बात की हमने, तो उस सामान्य इच्छा में हमने यह बताया कि इसके अंदर यह अप्रतिनिध्यात्मक प्रवृत्ति की होती है, अर्थात इसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता।
रूसो से संबंधित कुछ अन्य पुस्तकें अगर हम देखें तो द पॉलिटिकल विलिंग ऑफ जे रूसो 1962, ये सी वाहन ने इसके बारे में लिखा है। रिव्यू ऑफ द सॉलिटरी वर्कर्स 1980 में पीटर फ्रांस ने लिखा था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू 1997 में विक्टर मुरेविच ने इस किताब को लिखा था। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू ये पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक थी विक्टर मुरेविच ने लिखी थी। अब हम रूसो की सामान्य इच्छा का अगर मूल्यांकन करें तो सामान्य इच्छा का मूल्यांकन करते हैं हम कह सकते हैं कि सामान्य इच्छा के संबंध में परस्पर दो विरोधी विचारधाराएं व्यक्त हैं। एक विचारधारा जिसके प्रशंसकों की है, जिसमें वेपर है, बर्गसन है, लॉस्की है, मरे है, वाहन है आदि हैं, ये इसके समर्थक विचारक हैं। इस मत के अनुसार रूसो प्रजातंत्र के आधार सिद्धांतों का प्रणेता है। रूसो के अनुसार राज्य का आधार निर्विवाद रूप से इच्छा और सहमति है। सामाजिक हित को प्राथमिकता देकर उसे लोक कल्याण की भावना को बल दिया और लोकतंत्र का समर्थन कर प्रजातंत्र का पोषण किया। यह एक विचारधारा है, एक विचारकों का एक वर्ग है जिसमें वेपर वह लास्की, मरे, वाहन आदि हैं। ये सारे के सारे ये कहते हैं कि रूसो के अगर विचारों को देखा जाए तो उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच उसके अंदर समाहित हैं, उसके अंदर सहमति है, इच्छा है, जैसे लोकतांत्रिक वैल्यू उसके अंदर समाहित हैं और वह है लोकप्रिय संप्रभुता उसके अंदर निहित है। ये विचारक इस आधार पर रूसो की सामान्य इच्छा का समर्थन करते हैं। दूसरा विचारकों का एक दूसरा वर्ग है जिसमें बार्कर है, दुग्विट है, हेकर है। ये विचारक हैं जो इसे सामान्य कल्याण की अवधारणा में निरंकुशता का पोषक मानते हैं। वो कहते हैं कि सामान्य हित की जो चाशनी है, एक फ्रेम है, उस फ्रेम के अंदर एक निरंकुशता का वृक्ष इसके अंदर समाहित है। आलोचकों की मान्यता है कि सामान्य इच्छा पर व्यक्ति का बलिदान लेवियाथन पर व्यक्ति के बलिदान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कहने का मीनिंग है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको समाप्त करने का एक प्रयास किया जा रहा है, जो लेवियाथन से भी ज़्यादा बलिदान की बात करता है, ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की बात करता है। आइवर ब्राउन का मत है कि रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स का ही लेवियाथन है, परंतु उसका सिर कटा हुआ है। ये आइजन ब्राउन का कथन है कि रूसो की सामान्य इच्छा लेवियाथन का ही रूप है, यद्यपि ये दिखता नहीं है क्योंकि इसके सिर को काट दिया गया है। सामान्य इच्छा निम्नलिखित आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है। नंबर 1, अनिश्चित और अस्पष्ट। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत है अनिश्चितताओं और अस्पष्टताओं और विरोधाभासों से भरा हुआ है। रूसो इस प्रश्न को ही टालने का प्रयास करता है कि अमुक विषय पर सामान्य इच्छा क्या होगी तथा कैसे और कहाँ ढूंढा इसको जा सकता है। जब रूसो इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास भी करता है तो स्वयं विरोधाभासों में फंस जाता है। उदाहरण स्वरूप रूसो सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा, सर्वसम्मति और बहुमत में इच्छा में भेद करता है, परंतु वह स्वयं यह भी कहता है कि जब समुदाय के सभी सदस्य किसी बिंदु पर सहमत हों तो सामान्य इच्छा प्राप्त की जा सकती है। यह बहुमत की इच्छा सामान्य इच्छा है। कभी कभी रूसो अवशेष को सामान्य इच्छा की संज्ञा देता है जो समुदाय में एकत्रित एवं व्यक्तियों के यथार्थ इच्छा के निरस्त होने के बाद ही बचती है। अनेक स्थान पर रूसो प्लेटो की भांति मानता है कि यदि सोलोन, मनु जैसे व्यक्ति मिल जाएं तो एक व्यक्ति ही सामान्य इच्छा को अभिव्यक्त कर सकता है। इसी तरह रूसो सामान्य इच्छा को सर्वदा सत्य कहता है, पर यह नहीं बताता कि इसकी सत्यता कौन निर्धारित करेगा। तो ये कहीं ना कहीं उसके अंदर एम्बिग्यूटी में दीवान है रूसो के विचारों के अंदर सामान्य इच्छा को लेकर। दूसरा, इसके बाद आलोचना करते हुए इसे कोरा आदर्शवाद भी कहा गया है। रूसो की धारणा नागरिक सभा में लोग आदर्श इच्छा की अभिव्यक्ति करेंगे। ऐसा मानना है कि जब सब लोग बैठेंगे तो वो सारे के सारे लोग बैठ के जो निर्णय करेंगे वो वास्तव में अच्छा होगा, और यह धारणा एक प्रकार से सही नहीं की जा सकती, गलत धारणा है। जिन सभाओं में सुकरात और ईसा की हत्या की गई
क्या वे सार्वजनिक सभाएं नहीं थी? आज सार्वजनिक सभाओं में जो डिसीजन लिए जाते हैं, क्या उसमें सारे समाज का हित निहित है? तो व्यवहारिक अनुभव भी हमें ये बताता है कि सार्वजनिक सम्मेलनों में व्यक्तिगत मनोवेगों और संवेगों को प्रभावित करने वाले वाग्वीरों की प्रधानता होती है। तो यह कहना कि जब एक जगह मिल बैठकर कोई निर्णय किया जाएगा, तो वो निर्णय वास्तव में सामान्य इच्छा का ही प्रतिनिधित्व करेगा, ऐसा कहना न्यायसंगत नहीं है। रूसो की आदर्शवादिता इससे भी स्पष्ट है कि परस्पर विरोधी इच्छाएं निरस्त हो जाएंगी। इसके विपरीत यदि विरोधी तीव्र और असंगठित हैं, तो विरोधी इच्छाओं के निरस्त होने के स्थान पर कटुता, वैमनस्य और ईर्ष्या का भाव जन्म लेगा। तो इस आधार पर भी हम रूसो की सामान्य इच्छा का आलोचना की जाती है एक विचारकों के एक वर्ग द्वारा। नंबर 3, सामान्य इच्छा न सामान्य है न ही कोई इच्छा है। जहाँ सामान्य इच्छा में सामान्य शब्द आदर्श इच्छा को अभिव्यक्त करता है, वहाँ इसका शब्द यथार्थ इच्छा को ही अभिव्यक्त करना है। अर्थात जहाँ एक सामान्य इच्छा सामान्य है, वहाँ वह इच्छा नहीं है, और जहाँ इच्छा है वहाँ वह सामान्य नहीं हो सकती। अगला इसकी जो आलोचना है, शासन का वह न्यून महत्व देता है। रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता जनता में निवास करती है। शासन एक सीमित है जो प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करती है। शासन के पदाधिकारी केवल प्रबंधक या आयुक्त हैं, उन्हें किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। इनकी शक्तियों को परिवर्तित या कम किया जा सकता है। संप्रभु समाज और इसके प्रवक्ता व्यवहार में हम पाते हैं कि लोगों के पास संप्रभु शक्ति होते हुए भी कोई भी सामूहिक निकाय स्वयं न तो अपनी इच्छा को अभिव्यक्त कर सकता और न ही इसे कार्यान्वित कर सकता। समुदाय को जितना अधिक प्रतिष्ठित किया जाएगा, उसके प्रवक्ताओं की सत्ता उतनी अधिक होगी, चाहे हम उन्हें प्रतिनिधि ही कहें। नंबर 6, प्रतिनिधि प्रजातंत्र अपरिहार्य है। प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र की रूसो ने आलोचना की है, वह असामयिक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों में तो संभव था, वह उपयुक्त भी था, परंतु आधुनिक महानगरीय सभ्यता के लिए यह उपयुक्त नहीं रह गया है। यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक किताब लिखी थी, और इस किताब का नाम था ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। आने वाले युग की वास्तविकताओं का सारगर्भित और यथार्थवादी विश्लेषण इसी के अंदर मिलता है। आज अगर हम देखें महानगरीय व्यवस्था के अंदर, आज हम दुनिया में जो बड़े बड़े साम्राज्य एक प्रकार से नजर आते हैं, तो क्या वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है? तो ये तो व्यवहारिक ही नजर नहीं आता। हो सकता है कि उन्होंने किसी एक आधारभूत पे तो इस आधार पर किसी आधार पर कि 10,000 लोगों की संख्या, इवन 10,000 लोगों की संख्या के आधार पर भी एक सामान्य मत का निकालना जो सामान्य सबकी ही भलाई में नहीं तो वह संभव नहीं है। तो ऐसे में प्रतिनिधि प्रजातंत्र अपरिहार्य है आज की परिस्थितियों के अंदर। नंबर 7, समुदायों की अस्वीकृति। रूसो समाज में चर्च है, श्रमिक संगठन है, राजनीतिक दल हैं, अन्य इकाइयां हैं आदि छोटे छोटे समुदायों की उपस्थिति को अनावश्यक ही नहीं समझता, उनसे घृणा भी करता है। उनके अस्तित्व को यह सामान्य इच्छा के सिद्धांत में बाधक मानता है। वास्तविकता यह है कि लोक संप्रभुता के सिद्धांत में दल और गुट उसे कमजोर बनाने के स्थान पर उसे और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। बहुलवादियों ने समुदाय के महत्व को राज्य के महत्व के निकट ला दिया है। हमारा दैनिक अनुभव भी इसी बात के पक्ष में है कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के लिए भिन्न भिन्न समुदायों की आवश्यकताएं होती है। तो समुदायों के महत्व को एक प्रकार से पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता। रूसो ने अपने चिंतन में समुदायों की स्वीकृति को अस्वीकृत कर दिया है, जो तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। राज्य के दो परस्पर भिन्न आधार। रूसो राज्य निर्माण के लिए वस्तुतः दो आधार प्रस्तुत करता है। पहला सामान्य अनुबंध और सामान्य इच्छा। इसमें कोई संयोग नहीं है। यदि राज्य का निर्माण अनुबंध के द्वारा है, तो सामान्य इच्छा के दूसरे आधार की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यदि अनुबंध से ही सामान्य इच्छा का निर्माण किया गया है, तो सदिच्छा जिसके योग से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है के आधार की आवश्यकता कहाँ रह जाती है। तो यहाँ पे खुद रूसो के चिंतन में अस्पष्टता नजर आती है, कोई तार्किकता यहाँ नजर नहीं आती है। वेपर ने इसके बारे में
पॉलिटिकल फिलोसफी नामक पुस्तक में ठीक से ही लिखा है, यदि सामान्य इच्छा सर्वोच्च है तो सामाजिक अनुबंध अनावश्यक या अर्थहीन हैं, और यदि सामाजिक अनुबंध आवश्यक हैं या महत्वपूर्ण हैं तो सामान्य इच्छा सर्वोच्च नहीं हो सकती। तो एक ये दूसरे से इन्वर्स रिलेशन है जिसकी वो बात करते हैं रूसो, कि सामान्य इच्छा अगर सर्वोच्च है तो सामाजिक अनुबंध की क्या आवश्यकता है, जब ऑलरेडी वो सुप्रीम है, जब ऑलरेडी उसके अंदर सॉवरेनिटी उसके अंदर निहित है, तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या आवश्यकता है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट से हम सामान्य इच्छा को उत्पन्न करते हैं तो सामान्य इच्छा सर्वोच्च कैसे हो सकती है। तो ये तो एक रूसों के चिंतन में एक और अधिक विरोधाभास हमें देखने को मिलता है कि कहीं वो सामान्य इच्छा की बात करते हैं, कहीं उसी में कॉन्ट्राडिक्शन में वो फंस जाते हैं। अगली अगर देखें हम सामान्य इच्छा की उनकी विशेषताएं, तो वह है राज्य की निरंकुशता और व्यक्ति के अधिकारों में विरोधाभास। रूसो के विचार में सबसे अधिक विरोधाभास वहीं पाया जाता है जहां वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का सामान्य इच्छा पर पूर्ण बलिदान करता है। एक तरफ रूसो सामाजिक समझौते द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, दूसरी ओर वह सामान्य इच्छा पर ही नहीं बहुमत की इच्छा पर भी इसका बलिदान कर देता है। तो सत्य किसको माने, कि एक तरफ तो कहता है कि सामाजिक समझौते द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होगी, और वहीं दूसरा वो सामान्य इच्छा के ऊपर व्यक्ति की स्वतंत्रता को बलिदान कर देता है। तो रूसो के इन वाक्यों में जनता सदैव अपना हित चाहती है, परंतु वह सदैव उसे देख नहीं सकती, अथवा जो कोई सामान्य इच्छा को मानने से इनकार करता है उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। ये जो कथन है ये अधिनायकवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है। मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री जो स्टेटमेंट है, क्योंकि रूसो का अगर चिंतन को हम देखें तो वह कहता है कि जो निर्णय आ रहे हैं, एक प्रकार से हम ये कहते हैं सरकार के जो निर्णय आ रहे हैं वो सारे के सारे जो निर्णय हैं वो सारे सामान्य हित में निहित हैं। और लेकिन ये सामान्य जो हित है ये ऐसा हित है जो दिखता नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम किसान आंदोलनों की बात करें तो किसानों कृषि क्षेत्र में किए गए 3 महत्वपूर्ण बदलाव, 3 बिल पास किए गए, उसके संदर्भ में देखें तो सरकार का ये वक्तव्य है कि ये सारे के सारे जो बिल हैं वो किसानों के हित में हैं, जबकि एक बड़े स्तर पर एक मास लेवल पे प्रोटेस्ट है वो किसानों के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर सरकार रूसो की नीति को पालन करेगी तो मैन कैन फोर्स टू बी फ्री की बात करेगी, तो इसका मतलब है वो किसानों के आंदोलन का दमन करेगी, और दमन का जो उनका आधार है वो भी उसको भी प्रमाणित कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई सच्चाई अंश नहीं है कि किसानों को आज जो बिल पास किए गए हैं उसमें अपना हित नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो रूसो की सामान्य हित इच्छा की अवधारणा है के अनुरूप है कि हित है लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में ये निरंकुशतावादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है। इस सिद्धांत को भी बढ़ावा दिया गया है कि जिस व्यक्ति की नैतिक मान्यताएं समुदाय की सामान्य मान्यताओं के विपरीत हैं तो समुदाय उस व्यक्ति की मान्यताओं को गलत मानकर दमन करने का रास्ता अपना लेगा। रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत में विरोधी मत रखने वालों को कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया है, यही उसका शुद्ध और स्पष्ट निरंकुशतावाद है। अर्थात यहाँ पे एक चाशनी के अंदर, एक फ्रेमवर्क के अंदर, एक पर्दे के अंदर सब कुछ हो रहा है और उसको निर्धारित करने वाला है उसके बारे में कोई पता नहीं है। तो कहीं नहीं कि व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं, व्यक्तिगत जो उसको कोई एक्सप्रेशन का कोई आधार रूसो अपने चिंतन में नहीं देता, और यही उसके इसी के अंदर उसके निरंकुशतावाद के लक्षणों की आशंका व्यक्त की जाती है। इसी प्रकार रूसो लिखते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति मनुष्य को अपने अंगों पर निरंकुश सत्ता देती है, उसी प्रकार सामाजिक अनुबंध भी राज्य को अपने अंगों पर निरंकुश सत्ता प्रदान करता है। दूसरी ओर वह यह कहता है कि सामाजिक अनुबंध द्वारा व्यक्ति अपनी सत्ता, अपनी संपदा, अपनी स्वतंत्रता के केवल उस भाग को अर्पित करता है जो समुदाय के लिए लाभकारी है हो, किंतु साथ ही वह यह भी कहता है कि इस प्रकार का निर्णायक संप्रभु है कि उसके लाभ के लिए क्या आवश्यक है। अभी निर्णायक की स्थिति आती है, ये एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर देती है, और यहीं से सारा घालमपेल प्रारंभ हो जाती है कि रूसो का जो चिंतन है सामान्य इच्छा वो लेवियाथन का सिर कटा हुआ लेवियाथन है या वास्तव में वह जन संप्रभुता का आधार स्रोत है। इन सबसे स्पष्ट हो जाता है कि रूसो दो विरोधी विचारों निरपेक्ष संप्रभुता
और अहरणीय अधिकार को समर्थन देता है। स्पष्टता के लिए एक सिद्धांत का दूसरे पर वो बलिदान कर देता है। तो कहीं स्पष्ट नहीं है, कहीं तो उसमें निरंकुशतावाद की झलक मिलती है, तो कहीं लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं। तो खुद रूसो के विचारों के अंदर इस प्रकार की एम्बिग्यूटी विद्यमान है। इस प्रकार रूसो के विचारों में अनेक प्रकार के परस्पर विरोधी विचारधाराओं का मिश्रण पाया जाता है। व्यक्तिवाद, समष्टिवाद, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र एवं राष्ट्रवाद, सभी विचारों का मिश्रण रूसो के दर्शन में मिलता है। इन सब विचारों में उसने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इन्हें असंगतियों और विरोधाभासों के स्थान पर रूसो के दर्शन के विभिन्न पक्षों को के रूप में देखा जाए तो अधिक उचित होगा। समस्त आलोचनाओं के बावजूद हम कह सकते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा और लोकप्रिय संप्रभुता के उसके विचार मौलिक होने के साथ साथ चिरस्थायी रहने वाले तत्व हैं। धन्यवाद।